आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज के बाद वर्तमान मुद्दों के साथ इस खास कार्यक्रम हूँ। आज मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे मुंबई में 20 मई को होने वाले आखिरी चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन है, क्या कुछ मानसिकता है वोटर्स की, और इसी के साथ साथ इसको किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं वोटर्स को महाविकास आघाड़ी पार्टी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, पृथ्वीराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और 20 मई को आखिरी चरण का चुनाव है। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारी आपकी तरफ से की गई है? कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, कितना आप लोग तैयार है, कितना आश्वस्त है? देखिए, मुंबई में आखिरी चरण में 6 सीट पे चुनाव होने जा रहा है। 20 तारीख को मतदान होगा, 18 को 5-6 बजे तक प्रचार समाप्त होगा। आखिरी दौर में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग कल होने जा रही है। उसके बाद हमारे खड़गे साहब और नेतागण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 18 तारीख को सुबह। और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोड शो किया, आज शायद उनकी मीटिंग है, तो वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की 6 सीटें बहुत अहम सीटें हैं और दोनों तरफ से हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, इसमें कि 3 प्रमुख दल है, कांग्रेस, उद्धव जी की शिवसेना और शरद पवार जी का एनसीपी। कुछ छोटे दल भी, बहुत सारे छोटे दल हमसे मिले हुए हैं। और जो महायुति है, जो राज्य में जिसकी सरकार चल रही है, उसमें बीजेपी, साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ऐसी 3 दल आमने सामने हैं। यहाँ पे 2 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और बाकी सीटों पे, 4 सीटों पे उद्धव जी की शिवसेना के प्रत्याशी है। कांटे का मुकाबला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 6 सीटें महाविकास गठबंधन जीतेगा, हमारा महाविकास आघाड़ी जीतेगी। और इसका कारण यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को धार्मिक रूप से पोलराइज करने की कोशिश की है, उससे, और जिस तरह से संविधान बदलने की या संविधान समाप्त करने की बात भाजपा के नेताओं की ओर से हुई है, संविधान बदलने के लिए 370 सांसद का होना आवश्यक है, तो 370 सांसद जिताने की बात हो रही है। तो इससे 2 समाज के घटक, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी हो, सभी माइनॉरिटी भाजपा से दूर जा रही है, क्योंकि जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कि क्या क्या बेहूदी बातें हो रही है, और इस अपेक्षा में कि शायद हिंदू कंसोलिडेशन हो जाएगा और हिंदू वोटों में शायद इजाफा होगा, फिर बढ़ोतरी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जानते कि महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूल पर चलती है। और सुनता देश में धर्म समभाव का प्रचार करने वाले और उसका स्वयं बर्ताव करने वाला कोई और बड़ा महामानव नहीं हुआ है, महापुरुष नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र की जनता को आप अगर इस तरह से नफरत की राजनीति की बात करेंगे तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, और किसी हालत में पॉलिटिकल पोलराइजेशन हम नहीं होने देंगे। इसका सिर्फ फर्क यही पड़ा है कि आपने जिस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी को डराया धमकाया है, जिसका जो द्वेषपूर्ण आपके भाषण रोज हो रहे हैं, अब कई बार कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, फिर उल्टी बात वही कर रहे हैं। उससे मुस्लिम कम्युनिटी का तो कंसोलिडेशन कर दिया। इसमें कोई कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। मुस्लिम कांग्रेस के साथ भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पास भी है, एनसीपी के साथ भी है, बीजेपी को हराने वाला। पृथ्वीराज जी, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम पर बाद में आऊंगा, पहले महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं। तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट से टूट करके एक पार्ट अलग हो गया है, तो वही दूसरी तरफ शरद पवार जी के एनसीपी का एक पार्ट टूट के अलग हो गया है।
तो इसको लेकर लोगों के जहन में जो सवाल है उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? दो चीजें हैं। देखिए, ये जिस तरह से ये दोनों पार्टियां तोड़ी गई, तो जिसको साम दाम दंड भेद बोलते हैं, एक तो उनको डराया धमकाया गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर लगाया, कईयों को जेल भेजा गया। तो एक तो कुछ लोग तो डर गए कि कोई जेल जाके जेल में सड़ने से अच्छा तो कुछ पार्टी बदल लो। दूसरों को 50-50 करोड़ का सौदा हुआ है, जो महाराष्ट्र की अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में 50 खोके बोलते हैं। तो वो एक जनता के ध्यान में बैठ गया है। और तीसरी बात है, कुछ पदों की, कई मंत्री लोग बन गए हैं, कुछ लोगों को राज्यसभा सांसद बनाया गया है। ये पूरा साम दाम दंड भेद का उपयोग हुआ है और जनता के बीच में एक बहुत गुस्सा है कि हमने इन विधायकों को, इन सांसदों को अपने वोट देकर जिताया है, बहुमत दिलाया है, लेकिन इन लोगों ने हमारे वोटों का सौदा किया है, हमारे वोट, हमारा समर्थन, हमारा विश्वास बेचा है। तो चाहे विधायक जरूर गए के सत्ता में बैठे होंगे, लेकिन जिन मतदाताओं ने उन्हें चुना था 2019 में, क्या वो भी मतदाता अपने आप उनके पीछे चले गए? अगर ये कोई गलत फहमी हो तो वो 4 तारीख को पूरी होगी। लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पृथ्वीराज जी, अगर हम बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री का मुंबई रोड शो हुआ था और ऐसे में बहुत ज़्यादा एक भव्य भीड़ भी वहाँ पर नजर आई थी। इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट इस चुनाव में पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मुंबई में 6 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। प्रधानमंत्री ने एक में रोड शो करने का फैसला किया, जिसको हम घाटकोपर एरिया बोलते हैं। उस जगह पे 2.5 किलोमीटर का रोड शो का प्लानिंग हुआ। प्लानिंग शायद पहले हुआ होगा। दुर्भाग्यपूर्ण कि उसी जगह पे कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। एक जो बहुत बड़ा इलीगल होर्डिंग लगाया गया था, वो होर्डिंग गिर गया और उसमें 16 लोगों की मौत हुई। जनता चाहती कि ऐसे वातावरण में वहां पे रोड शो ना किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत असुविधा होती है। आप कहीं और कर देते, या रोड शो की जगह कोई मीटिंग कर लेते, अच्छा होता कि अब रोड शो कैंसिल करके उन 16 परिवार को घर संवेदना प्रकट करने जाते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ कि ट्रेन और मेट्रो बंद कर दिए गए, लोग कहीं नहीं जा सके, ऑफिस से बाहर निकले उनको सड़क पे उतरना पड़ा। बहुत भीड़ देखी, लेकिन भीड़ में जो गुस्सा था वो शायद टेलीविजन कैमरे ने नहीं कैच किया। और सड़क पे अगर आप जाते, आपके जो रिपोर्टर के सड़क पे होते, तो आपको पता चलता है कि कितना गुस्सा है। आपने जबरदस्ती उनको रुकवा दिया, सारी ट्रेनें बंद कर दी, सारी मेट्रो बंद कर दी, सारी बसें बंद कर दी, और आपने वहां पर भीड़ दिखा दी। तो इसका क्या मोदी जी को और भाजपा को फायदा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल होने नहीं वाला। और पर्टिकुलरली जले में नमक छिड़कने वाली बात है। उसी जगह दुर्घटना घटी और इलीगल वोटिंग था, इसकी जांच हो रही है। सत्ता यहाँ पे सरकार भाजपा की है, कॉर्पोरेशन में ये लोग बैठे हैं। तो इसलिए रोड शो का तो कोई असर अगर होगा तो नेगेटिव असर होगा, मैं मानता हूं। अब शायद वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करना उनका अधिकार है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 7 मीटिंग की थी। अब की बार 20 मीटिंग कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री आमतौर से जब देश में होते हैं तो दिल्ली वापस जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी देरी हो जाए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के इशू होते हैं। तो हमेशा दिल्ली में ही वो रात बिताते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 रातें महाराष्ट्र में बिताई, एक नागपुर में, एक पुणे। चिंता तो है, और महाराष्ट्र इस चुनाव में दूसरे नंबर का राज्य है, 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में अगर कोई उलटफेर होता है तो दिल्ली में सत्ता में उलटफेर होगा। उलटफेर हो रहा है। 48 सीटें हैं, 3 दल एक तरफ है, 3 दल दूसरी तरफ है। और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ शिवसेना के आने के बाद एक ताकत बढ़ी है, जिसका अनुभव हमने किया है असेंबली के बाई इलेक्शंस में। जब हम कभी नहीं जीतते थे, वो सीटें हमने जीती है, तो पुणे की कस्बा की सीट हो, तो उसका फायदा तो हमें हो रहा है। तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री चाहे जितनी मर्जी और मीटिंग करे, अच्छी बात है, लोगों से मिले, लेकिन रोड शो का तो कोई फायदा नहीं हो, रोड शो का नुकसान ही होगा। अब कल शायद वो मीटिंग करना चाह रहे हैं, आज या कल मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री की सारी मीटिंग के लिए
किराए की भीड़ जुटाई जाती है। मेरे क्षेत्र में कराड़ में मीटिंग हुई, 700 रुपये हर एक व्यक्ति को दिया था, खाने पीने का भत्ता और अटेंड करने का भत्ता मिलकर। तो क्या फायदा इन मीटिंग का? आप सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। लोग आते हैं, वो सिर्फ पैसे लेकर आते हैं, सिर्फ किराए की भीड़ होती है। तो देखिए, मुद्दे तो इस चुनाव में तय हो चुके हैं। आखिरी मिनट अगर कोई आप सभाएं करेंगे, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने तय करना है, जो करना है वो पहले ही तय कर लिया है। पृथ्वीराज जी, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी या माइनॉरिटी सरकार में आती है कांग्रेस, तो कहीं के माइनॉरिटी को या मुसलमानों को 15% देश के बजट में से बजट उनको दिया जाएगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री ने ठान ली है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करना है, रिलीजियस पोलराइजेशन करना है। वाराणसी में कुछ उन्होंने और बात की थी, लेकिन फिर मूल रूप पे आ गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में विशेषकर उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 14 तक 10 बजट पेश किए सरकार। उसके पहले 91 से लेकर 96 तक स्वयं वित्त मंत्री के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 बजट पेश किए हैं। अगर इस तरह की कोई उनकी मंशा होती तो क्या हम 15 बजट में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं करते? आप मनगढ़ंत बातें क्यों बता रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि 400 पार, यानी कि आपकी सरकार आएगी, तो अब अपने घोषणा पत्र की बात कीजिए, अपने मैनिफेस्टो की बात करें। कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं आप, और कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो नहीं लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। जो लिखा है उसकी बात करिए, कुछ आलोचना करनी जरूर करिए, लेकिन 2 भैंसों में से एक भैंसा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, मटन खाएंगे, क्या हो रहा है? तो ये डेस्परेट है, सत्ता जाती है उनको नजर आ रही है, और उनको लगता है कि मैं अगर कांग्रेस को अपीजमेंट की तरफ ले जाऊंगा या कांग्रेस को कहूंगा कि बस मुस्लिम रिजर्वेशन करेंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन होगा, कहां कहां से बात सोच रहे हैं? कौन लिखा है स्पीचेस आपकी? कौन सी कहां लिखा है कि कोई मुस्लिम वर्ड है क्या? मुस्लिम लीग ने मैनिफेस्टो बनाया है, मुस्लिम वर्ड कहीं मैनिफेस्टो है क्या? पढ़िए तो सही आप। पता नहीं कौन उनके भाषण लिख रहा है, और क्या वो समझ नहीं रहे कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब जितनी मर्जी रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश प्रधानमंत्री करें, जो नुकसान होना था हो गया। उन्होंने सभी माइनॉरिटीज को भाजपा की से दूर धकेल दिया है, और सोचते हैं कि शायद हिंदू वोट बढ़ जाएंगे इससे। हिंदू वोट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के मराठी आदमियों की मानसिकता, उनका जो विचारधारा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर आधारित है। हम उनके उसूलों पर चलते हैं, और मैं समझता हूँ देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला और कोई नेता मैं नहीं देखता कोई। जी, पृथ्वीराज जी, आपने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कहीं के बीजेपी से दूर हो गई है, तो इसका कहीं के इनडायरेक्ट में ये कह सकते हैं कि वो लोग आपके साथ हैं। या सभी हमारे तीनों के साथ है, जी हाँ, आपके तीनों के साथ सिर्फ है। कांग्रेस के साथ नहीं है। जी वो उद्धव जी के साथ है, शरद पवार जी के साथ है, भाजपा के खिलाफ है। जी। तो सर, ऐसा क्या हुआ कि आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में? इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? क्योंकि आपकी ही पार्टी के जो साथी हैं वो कहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुस्लिम का वोट चाहिए तो आप लोग हमारे साथ हैं, और कैंडिडेट देना है तो आप लोग हमारे देखिए, साथ ऐसे हैं। होता है कि जब ये चयन होता है उम्मीदवारों का, कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे चुनाव लड़ रही है, और जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहां देने की हम कोशिश करते हैं। जैसे 14 में, 19 के चुनाव में हमने एक एक मुस्लिम कैंडिडेट हमने दिया था। अब की बार जब हमने कोशिश की, तब शायद कई जगह हमने विचार तो जरूर किया था, देना चाहिए था, लेकिन अंतिम रूप से जीतने की संभावना देखकर दिल्ली की जो इलेक्शन कमेटी होती है वो अंतिम फैसला करती है। हम दुर्भाग्य से कोई मुस्लिम कैंडिडेट का चयन नहीं कर सकते, वास्तव है, लेकिन अगर डायरेक्ट इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट के जीतने में अगर कुछ प्रश्न चिन्ह है, तो उसका हम इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राज्यसभा के चुनाव में हम देते हैं। पिछली बार राज्यसभा का जो कैंडिडेट था मुस्लिम कैंडिडेट था, बहुत अच्छा कैंडिडेट था। ये आरोप करने से कोई फायदा नहीं होगा। पृथ्वीराज जी, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी चर्चित रहा। उसको लेकर काफी आप लोगों ने आवाज भी उठाई और एक जोर शोर से उस मुद्दे को उठाने की कोशिश भी करी है। तो मराठा आरक्षण का मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव के बाकी जो चरण है, 5वां चरण,
20 तारीख को होने वाला है, उसमें कितना कुछ इम्पैक्ट डालेगा और इसका कितना बेनिफिट महाविकास आघाड़ी को होगा, ऐसा आपको लगता है? ये बेनिफिट की बात नहीं है, हम कोई उसका बेनिफिट नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से मराठा कम्युनिटी को, धनगर कम्युनिटी को भाजपा के नेतृत्व में, विशेषकर देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से समाज के साथ धोखाधड़ी की है, पूरे आश्वासन दिए थे, कुछ वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, इसलिए मराठा समाज में भाजपा की लिए और विशेषकर देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत दिल में गुस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मुद्दा मराठा आरक्षण का ज्यादातर मराठवाड़ा रीजन में बहुत असर कर रहा है। मुंबई में तो शायद नहीं करेगा क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, देश के हर एक प्रांत से यहाँ लोग रहते हैं। थोड़ा सा नॉर्थ महाराष्ट्र में शायद असर करे, विदर्भ में तो ये मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा जरूर असर करेगा। लेकिन ये गुस्सा जो समाज का गुस्सा है वो देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की ओर है, उसका फायदा हो सकता है कि विपक्ष को मिले। पृथ्वीराज जी, अगर हम बात करते हैं देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी का बयान सामने है, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मैं कहीं ना कहीं उनको बाहर से समर्थन करूंगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसका बिल्कुल स्वागत करता हूं मैं। हम चाहते हैं कि ममता जी सरकार में शामिल हो, लेकिन वो उनकी इच्छा है क्योंकि वो गठबंधन में तो अभी नहीं थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने उनके साथ काम किया है और नरेंद्र मोदी की सरकार को कभी भी किसी तरह से किसी हालत में मदद नहीं करेंगी। तो सवाल यही है कि क्या सरकार में शामिल होंगी तो उनका बिल्कुल स्वागत किया जाएगा, अगर नहीं सोचती तो बाहर से समर्थन का भी स्वागत किया जाएगा। तो ये तो बात पक्की है कि देश में माहौल बन गया है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पृथ्वीराज जी, देश में माहौल बन गया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के जितने आपके साथी होंगे इनके सेल्फ गोल करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे मैं अगर आपकी बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, तो आप लोगों का कहना है कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं, तो वहीं उसके अगेंस्ट अगर केजरीवाल की बात करते हैं तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का कि वो नरेंद्र मोदी से, केजरीवाल से डरते हैं कहीं ना कहीं, तो वहीं अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान में 1977 की चुनाव के ऊपर ले जाता हूँ। 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी का विरोध किया था, उनको हराने के लिए पूरी गठबंधन खड़ा किया था। बहुत दिग्गज नेता थे, चंद्रशेखर जी थे, मुरारजी थे, जगजीवन जी थे। लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछा जा रहा था कि हमारे पास तो इंदिरा गांधी, आपके पास कौन है? लेकिन जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई इस मुद्दे पे चुनाव के पहले में मुद्दा नहीं उठाएंगे, इस पर झगड़े नहीं करेंगे, पहले चुनाव जीतो, पहले इंदिरा गांधी को परास्त करो, उनको हराओ, और जब हमारी अक्सरियत आएगी, बहुमत हमारा आएगा, तब हम बैठ के हमारे सांसद, जब 272 से ज्यादा सांसद चुन के आएंगे, बहुमत मिलेगा, राष्ट्रपति जब आपको सरकार बनाने का न्योता देगा, तब आप बैठ के अपना नेता सिलेक्ट कीजिए, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक तरीका होता है। ये कोई अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव है नहीं, यहाँ की दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव होता है। ये दो पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, दो विचारधाराओं का चुनाव होता है, और जिस विचारधारा के ज्यादा सांसद चुने जाते हैं वो अपना नेता जो नेता चुनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है। तो अब की बार ऐसे क्यों नहीं होगा? अब ठीक है, महत्वाकांक्षा हर एक की हो सकती है, लेकिन जब पूरे गठबंधन के 272 से ज्यादा लोग बैठेंगे, वो साथ में बैठेंगे, सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, कई लोग अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर एक फैसला होगा और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। पृथ्वीराज जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, ऐसे में इस बार 48 में से कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने जा रही हैं, अगर आप इसका आंकड़ा बता सकें तो? देखिए, ऐसे भविष्यवाणी करना तो मुश्किल होता है, हम आकलन करते हैं, जहां जहां हम सड़क पे गए हैं, लोगों से बातचीत की, उससे कुछ अंदाजा निकालते हैं। किसी को भी कोई भविष्यवाणी करने का, कोई एक्यूरेट भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बहुमत होगा, 48 में से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का बहुत ही बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अब आंकड़े बात करते हैं कि इतने होंगे, लेकिन हर दौर में हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक व्यापक तौर से कहूंगा कि किसी हालत में
32 से 35 से कम हमारी सीटें नहीं आ रही 48 में से। तो भाजपा का उसमें काफी नुकसान होगा। ये बाकी दोनों साथ में जो छोटे दल है जिन्होंने पार्टियां तोड़ी है उनको जनता का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। पृथ्वीराज जी, एक कमेंट ये और लूंगा कि आपने कहा पार्टियां तोड़ी हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोलते हुए ये भी कहा कि पार्टियां तोड़ी नहीं गई है। अब ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी पार्टियां कोई चुरा करके ले जाता है या उनकी पार्टी उनके हाथ से चली जाती है, तो उनको तो लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए। लोग उनको किस आधार पर वोट देंगे जो अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते हैं, उनकी चोरी उनको पता ही नहीं चला। देखिए, अब तक कोई महाराष्ट्र में घटना घटी ऐसे नहीं है। पहले कर्नाटक में हुई थी, जिसको ऑपरेशन कमल बोला जाता है, मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चुनी हुई सरकार को गिराने का हथकंडा इन्होंने अपना लिया है। पैसे का बड़ा लेन देन, घोड़ा बाजार, साम दाम दंड भेद, कुछ पद देना, ये सब चीजें भाजपा की तरफ से हो रही है। पहले कभी ऐसी हुई नहीं, ये हो रही है। तो अगर आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो जरूर करें, लेकिन जनता के दरबार में जब आप जाएंगे, जब जिस दिन वोट पड़ेंगे, तब आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस भारतीय राजनीति में हमको दल बदल कानून भी बदलना पड़ेगा, जिसके चलते इस तरह के खुले आम दल बदल हो रहा है, जिससे खुले आम घोड़ा बाजार चल रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून में पूरा बदलाव करेंगे, ताकि इस तरह से कोई दल बदल करके सरकार हाईजैक करके ले जाए। तो ये तो उसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। जो दल बदल कानून राजीव गांधी ने 1985 में बनाया था, जिसमें संशोधन किया था वाजपेयी जी ने और अरुण जेटली ने, उसके चलते कोई दल बदल रुक नहीं रहा है, दल बदल होता जा रहा है। और क्योंकि स्पीकर साहब जो जज के रूप में फैसला देते हैं, वो एक पार्टी के विधायक होते हैं। पृथ्वीराज जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।